क्या लगता है होली आने वाली है, ताऊ जी हमें बुलाने के लिए फोन करेंगे? ताऊ जी को हमारी पड़ी कहाँ है जो वो तीज त्योहार पर हमें फोन करे। उनके लिए हम मायने ही कहाँ रखते हैं। मैंने तो कब से उनसे उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। बेहतर होगा आप लोग भी भूल जाओ उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। अगर ताऊ जी को हमारी इतनी चिंता होती ना तो आज हमारे साथ ये सब ना होता। जब से हमारी शादी हुई है हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ताऊ जी ने। पहले तो फिर भी कभी कभी फोन आता था, अब वो भी बंद हो गया। दूध में गिरी मक्खी ही तो थे हम लोग, जो इतने सालों से बोझ बनकर उनकी छाती पर बैठे हुए थे। हम लोगों की शादी करके उस बोझ से मुक्ति पाली उन्होंने। अब क्यों पलट कर हमें फिर से फोन करेंगे? आप भूल जाओ उस घर को। अब हमारा जो कुछ भी है ना, हमारा ससुराल ही है। अब अपने ससुराल में मन लगाओ। समझ गई तुम सब? हाँ दीदी समझ तो गई, लेकिन फिर भी किस लड़की का मन नहीं करता कि वो अपने मायके जाए, मायके वाले प्यार से बुलाए और वो भी खुशी खुशी मायके जाकर अपने बचपन को गले लगाए। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बचपन से ही आधा अधूरा मायका मिला और अब वो भी छूट गया। सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती पगली। अगर हमारी किस्मत में भगवान को यही सब लिखना होता तो क्यों कम उम्र में माँ बाबू जी को छीन लेता हमसे। खैर छोड़ो ये सब बातें, जितना सोचोगे उतना दिल दुखेगा। मैंने कहा ना, हम तीनों के लिए हम लोग ही मायका है और हम ही ससुराल। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों सगी बहनें थी, लेकिन अभागी थी बेचारी। कच्ची उम्र में ईश्वर ने माता पिता का साया उनके सर से छीन लिया था। छोटे भाई की अनाथ हो चुकी बच्चियों को पिता के बड़े भाई यानी कि ताऊ जी ताई जी ने अपना लिया और लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती ताऊ जी के आंगन में खेलते कूदते बड़ी होने लगी। ताऊ जी ताई जी की अपनी एक संतान भी थी जिसका नाम था सौरभ। उम्र में तीनों बहनों से सौरभ काफी बड़ा था और दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था। घर के खालीपन से बचने के लिए ही ताई जी बच्चियों को अपने घर रखने को तैयार हो गई थी। समय बीता। सौरभ जो पढ़ाई करने विदेश गया था वो वहीं का होकर रह गया और इधर तीनों बच्चियां जवान हो गई। सुनते हैं जिस अधिकार से तीनों बच्चियों को लेकर घर आए थे उतनी ही जिम्मेदारी से उनके आने वाले कल की भी फिक्र होती है कभी, या बस घर में रखने भर से आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी होगी? ऐसी बात क्यों करी हो भाग्यवान। जब तीनों को अपने घर लाया हूँ तो उनकी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। ऐसी बात तुम्हारे मन में आई क्यों? तीनों बच्चियां जवान हो गई हैं, उनकी शादी ब्याह के बारे में कुछ सोचा है या सारी जिंदगी बस ऐसे ही घर में बिठा कर रखेंगी उन्हें? रिश्तेदारी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। समय रहते लड़कियों के हाथ पीले नहीं किए ना तो लोगों को यही लगेगा कि हमने उन्हें अपना नहीं समझा, इसीलिए जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। अरे जिसे जो कहना है कहने दो, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। दूसरों के सोचने के हिसाब से अपने परिवार के निर्णय तो नहीं लूंगा मैं। आपका क्या है, आप तो बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं। रिश्तेदारी जात बिरादरी में उठना बैठना मुझे पड़ता है। लोगों की 10 तरह की बातों का शिकार मुझे होना पड़ेगा। आपको कहाँ अपने व्यापार से फुर्सत है? मैंने कुछ सोचा है, वैसे आपसे तो कोई भी उम्मीद करना ही बेकार है। अरे भाग्यवान, हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हो? अच्छा बताओ क्या सोचा तुमने? बस जो भी सोचा है ना सबकी भलाई उसी में है। ताऊ जी ने जब ताई जी की बात सुनी तो वो भी इस बात से सहमत हो गए। कुछ दिन बाद, दुर्गा बेटा, रिश्ते वाले रविवार के दिन घर आएंगे, तुम लोग तैयार रहना। ठीक है ताऊ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। तुमने शायद अपने ताऊ जी की बात को ध्यान से सुना नहीं। सिर्फ तुम नहीं, तुम तीनों को तैयार होना है, क्योंकि एक नहीं 3 लड़के तुम तीनों को देखने के लिए आने वाले हैं। हमने तुम लोगों के लिए जो रिश्ता ढूंढा है उस परिवार में 3 बेटे हैं और वे लोग अपने तीनों बेटों की शादी के लिए योग्य वधू तलाश रहे हैं। दुर्गा दीदी सबसे बड़ी है, कायदे से तो सबसे पहले दुर्गा दीदी की शादी होनी चाहिए। मेरी और लक्ष्मी दीदी की शादी की अभी ऐसी कौन सी जल्दी है? सरस्वती बेटा, तुम्हारे ताऊ जी जो कर रहे कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। रविवार को तीनों तैयार रहना। हमारी इच्छा यही है किसी तरह तुम तीनों का रिश्ता इसी घर में हो जाए। तीनों बहनों की एक मंडप से शादी हो जाएगी और क्या चाहिए। सरस्वती आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दुर्गा ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से रोक लिया अपने कमरे में जाकर। आखिर ताऊ जी ने जता ही दिया ना दीदी कि ये हमारा अपना घर नहीं है, बल्कि हम ताऊ जी के ऊपर एक बोझ की तरह है। तभी तो हम तीनों की शादी एक साथ करवा के वो इस बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं।
सरस्वती बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तीनों की जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या उन्हें भी ऐसे ही एक ही छड़ी से हाँक देते? और ये कौन सा तुक हुआ कि एक परिवार में 3 बेटे हैं तो उनके साथ अपने तीनों बेटियों को ब्याह दो। हमारी पसंद नापसंद इच्छा किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है ताऊ जी ताई जी की नजर में। अब समझ नहीं रही हो दीदी, तीनों की शादी एक ही मंडप से होगी तो खर्चा बच जाएगा ना। वैसे भी छोटे भाई की बेटियों के ऊपर अपनी सारी दौलत थोड़ी ना लुटा देंगे वो। उन्होंने हमें पाला जरूर है लेकिन अपना नहीं समझते। इस घर के बेटे तो सौरभ भैया है, तभी तो उन्हें विदेश भेजकर पढ़ाई करवाई और हमें यहाँ अपने साथ रखा। उसके बाद भी शादी के लिए हमारी पसंद नापसंद पूछना जरूरी नहीं समझा ताऊ जी ने। लक्ष्मी, सरस्वती, शांत हो जाओ। ताऊ जी ताई जी ने जो कहा वो शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। वो लोग शायद हम तीनों की शादी करके हमारी जिम्मेदारी से हाथ धोना चाहते हैं, और वैसे भी हमें उन्हें दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले इतने सालों में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि कोई अच्छे घर का लड़का हमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तुम बस ये समझ लो, ताऊ जी ताई जी का एहसान उतारने के लिए ही सही हम तीनों को ये शादी करनी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर लक्ष्मी और सरस्वती है और रविवार के दिन लड़के वालों से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसा दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है और जल्दी ही तीनों बहनों की शादी एक ही परिवार में कर दी जाती है। शादी के बाद अब दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती सिर्फ बहनें नहीं थी बल्कि देवरानी जेठानी भी थी। तीनों का मायका भी एक था और ससुराल भी। उन तीनों के बीच में देवरानी जेठानी के बीच होने वाली खींचतान बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो एकजुट होकर मिलजुल कर ससुराल में अपना जीवन जी रही थी, क्योंकि उनकी झोली में रिश्ते पहले से बहुत कम थे और जो थे वो उन्हें खो नहीं सकती थी। तीनों ने ससुराल को अपना घर बनाने में अपनी जान लगा दी थी और उनका जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था। दीदी वैसे तो ससुराल में सब अच्छा ही है, लेकिन न जाने क्यों बाकी लड़कियों की तरह ना मेरे मन में भी ये उम्मीद रहती है कि ताऊ जी ताई जी हमें बुलावा भेजे, मनोहार से घर बुलाए, हमारे मायके से भी शगुन की मिठाइयां आए, जिसे देखकर हम भी ना इठलाती हुए। लेकिन हाय रे किस्मत, जाने कब से हमारे लिए कोई फोन भी नहीं आया। शगुन क्या खाक आएगा। दीदी माँ जी को क्या जवाब देंगे? पिछली बार दिवाली पर भी हमने कह दिया था ताऊ जी बड़े भाई साहब के पास अमेरिका चले गए, इसलिए शगुन लेकर नहीं आ पाएंगे। अब होली पर क्या नया बहाना बनाया। कभी कभी तो दिल चाहता है कि माँ जी के सामने सारी सच्चाई बता दे कि जिस घर को वो हमारा मायका समझ रही है वो हमारा मायका नहीं, आधा मायका है, सिर्फ नाम का मायका। उस घर में हमारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि अपने मायके की इज्जत ससुराल में बिगाड़ने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह बात को संभाल लें, चाहे जो भी हो। इतने साल का लंबा वक्त गुजारा है हमने उस घर में। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ताऊ जी ताई जी की बदनामी हो। ये सब सोचने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? ताऊ जी ने तो कभी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। तीनों बहनें बात करते हुए रसोई में खाना बना रही थी, तभी उनकी सास वहां आती है।
अरे आप लोग यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अचानक कैसे आना हुआ? अरे बहन जी, अब आप हैरान ही होती रहेंगी या हमें अंदर भी बुलाएंगी? अभी कैसे है भाई साहब की तबीयत? तबीयत का पता चला तो बस भाई साहब से मिलने चले आए। हमारी तबीयत का क्या है, उम्र के साथ थोड़ा बहुत लगा रहता है, बाकी तो सब ठीक ही है। और आपका बेटा कैसा है? दुर्गा बता रही थी दिवाली के समय आप लोग घूम कर आए अमेरिका। हाँ, सौरभ भी ठीक है। अब अमेरिका का क्या बताए, हमारे जैसे देसी लोग नहीं निभा सकते वहां, इसीलिए लौट आए। इतना कहकर दुर्गा का झूठ पकड़ने के बाद ताई जी गहरी सी नजर दुर्गा की ओर डालती है तो वो नजर नीचे कर लेती है। देखिए बहन जी, आपकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। बेटे को अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और आपकी 3 बेटियां भगवान की कृपा से उनका भी घर परिवार सेट हो गया। अब तो आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए। हाँ बहन जी, सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन ये किस्मत है ना, बड़े तरह के रंग दिखाती है। क्या हुआ बहन जी, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, क्या होगा, बस कभी कभी मन में ऐसी ही पुरानी बातें आ जाती है। एक समय था जब घर में 4-4 बच्चे रहते थे और एक आज का समय है, पूरा घर आंगन एकदम सूना हो गया। बच्चों की आवाज सुने भी जमाना बीत जाता है। वो तो है, बच्चों की शादी हो गई तो आपका आंगन सूना हो गया। क्या बात है बहन जी, भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो अपने कमरे में बैठे पुरानी एल्बम देख रहे हैं। आजकल समय काटने का यही जरिया है उनके पास। दामाद जी आप लोग चलिए ना, उनके थोड़े घुटने में तकलीफ रहती है ना, आपको उनके कमरे में ही मिलवा देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं ताई जी। तीनों दामाद ताई जी के साथ ताऊ जी के कमरे में जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के बाद वहीं बैठ जाते हैं। ताऊ जी क्या देख रहे थे अकेले में, हमें भी दिखाइए। कुछ नहीं बेटा, ये मेरी 3 बच्चियों की बचपन की तस्वीर है, उन्हें ही निहार कर काम चला रहा हूँ। अब इस घर की रौनक तो तुम 3 भाइयों के साथ चली गई, हमारे पास तो बस तस्वीरें बची है। आओ, मेरे पास है, वो तुम्हें भी दिखाता हूँ, इन 3 बहनों की बचपन की शैतानियां। ये देखो, जब ये पहली बार एनसीसी में गई थी तो ये इनकी होली की तस्वीर, और ये रक्षाबंधन पर 4 बच्चों की राखी बांधने की तस्वीर। न जाने कितनी यादें कैद है एक एक तस्वीर में। जिस तस्वीर को देखो वही किस्सा दिमाग में जीवित हो जाता है। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है ताऊ जी कि आप अपनी 3 भतीजे को बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे, नन्ही नन्ही सी थी 3 जब मैंने अपने घर लेकर आया, उसके बाद तो ये 3 हमारे घर की जान बन गई। भतीजी नहीं, अपनी बेटी समझकर पाला है 3 को। ये सही है ताऊ जी, चित भी मेरी पट भी मेरी। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको हमारी शादी का कितना बड़ा सदमा लगा है। मैं चाहती नहीं थी कि हमारे ससुराल वालों के सामने ये सब आए, लेकिन अब आप इतना दिखावा कर रहे हैं तो मैं अभी चुप नहीं रह सकती। ठीक कह रही हैं दीदी आप, दुर्गा दीदी से पूरे 6 साल छोटी हूँ मैं, उसके बाद भी आपने मेरी और दीदियों की एक ही मंडप में शादी करवा दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तीनों की परवरिश करना तो कभी आपका उद्देश्य था ही नहीं। आप इनडायरेक्टली पापा की प्रॉपर्टी अपने हिस्से में करना चाहते थे, इसीलिए आपने पापा की प्रॉपर्टी के मालिक यानी कि हम 3 बहनों को शादी के बंधन में बांध दिया, ताकि बाद में आप आराम से सब अपने बेटे को दे सके। दवाजी, ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में सरस्वती के माथे पर पट्टी बंधी हुई है। क्रिकेट खेलते समय गिर गई थी और अपना माथा फोड़कर आ गई थी, 3 टांगे लगे थे उसे। रोते हुए इसकी ताई जी ने 3 दिन खाना नहीं खाया था। ताऊ जी, ये झूठी कहानी सुनाकर हमारे पतियों के दिल में सहानुभूति पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें आपकी सच्चाई बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे चोट लगी थी तो ताई जी ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, और अभी पूरे 22 महीने हो गए हम तीनों की शादी को। सोचकर बताइए, कितनी बार फोन किया आपने अपनी बेटियों का हालचाल जानने के लिए? क्या मन में कभी ख्याल नहीं आया कि 3 बेटियां किस हाल में होगी, एक बार फोन करके पता ही कर ले? कितने तीज त्योहार बीत गए, लेकिन आपकी तरफ से कभी कोई शगुन ही नहीं आया। अरे हमने तो जो किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। अभी तुम्हें आधा अधूरा सच पता है, जब पूरा सच जानोगे तब पता चलेगा कि तुम्हारे ताऊ जी गलत नहीं है। तुम यही जानना चाहती हो ना कि हमने तुम्हें परदेश में भेजकर पढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही खुद से दूर भेजकर अपने बेटे को खो चुके थे हम।
पिछले 10 साल से सौरभ ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ रखे। वो एक बार परदेश गया तो वहीं का होकर रह गया। अपनी पसंद से शादी कर ली, घर बसा लिया। उसकी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं है। तुम्हारी ताई जी नहीं चाहती थी कि परदेश जाकर तुम अपने देश के संस्कार भूल जाओ, इसलिए तुम तीनों को हमने अपने शहर में ही पढ़ाया लिखाया। तुम तीनों की शादी एक ही घर में कराई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे जाने के बाद तुम तीनों खुद को अनाथ महसूस करो। वो सौरभ तो भाई के नाम पर कलंक है, अपने ही माता पिता को पूछने को तैयार नहीं है। तुम लोगों के साथ वो कैसा संबंध रखेगा, इस बात की मेरे मन में कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए हम पति पत्नी ने तय किया कि हम तुम्हारी शादी एक ही घर में करेंगे। तुम तीनों साथ रहोगी तो हमेशा मजबूत रहोगे और फिर तुम्हें किसी की कमी कमजोर नहीं कर पाएगी। तुम्हारे ससुर जी को मैं पिछले कई सालों से जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ रिश्ता होगा तो तुम तीनों निश्चिंत ही खुश रहोगी। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई भूल की है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और आपने कभी हमारी कोई खोज खबर नहीं ली, इसका क्या जवाब है आपके पास? बेटा, सारी नाराजगी अपने ताऊ जी के साथ ही है। क्या कभी ये बाप नाराज नहीं हो सकता? तुमने कितनी बार इस बूढ़े की तबीयत पता करने की कोशिश की। कहने को 4 बच्चों की परवरिश की मैंने, लेकिन एक भी संतान मुझे समझ नहीं पाई। एक मेरा बेटा सौरभ है जो ऐसा गया कि फिर लौटा ही नहीं। दूसरी तरफ तुम तीनों हो, शादी के बाद ऐसे अपने ससुराल में व्यस्त हो गई कि अपना मायका ही भूल गई। फिर भी हमें संतोष है कि हमारी बच्चियां अपनी गृहस्थी में इतनी जम गई कि मायके की याद नहीं आती। ये तो माता पिता के लिए गर्व की बात है ना। आपने कभी हमें मायके आने को नहीं कहा ताऊ जी। आप ही बताइए कैसे आते हम? हमारा क्या दिल नहीं चाहता अपने मायके आने को? हम तो न जाने कब से अपने मायके के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन न जाने कब ये दीवार पनप गई हमारे रिश्तों में। बेटा, पहले तो कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन बाद में कई बार तुम तीनों को फोन लगाया, लेकिन तुमने कभी मेरा फोन उठाया ही नहीं। फिर हमें यही लगा कि शायद सौरभ की तरह तुम्हारे जीवन में भी हमारे लिए जगह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फोन पर तो कभी आपका कोई फोन आया ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी। ताऊ जी की शादी के फैसले को मैं कभी दिल से अपना नहीं सकी और उनसे नफरत करने लगी। और जब शादी के बाद ताऊ जी फोन कर करके आपसे बातें करने लगे तो गुस्सा और जलन मुझ पर हावी हो गए। मैंने ताऊ जी ताई जी के सारे नंबर आप सबके फोन से ब्लॉक कर दिए ताकि वो चाहकर भी हमसे कांटेक्ट ना कर सके। और क्या कहा तुम तीनों ने? हम तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं? अरे बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? जब तुम्हारे पिता की मौत हुई, लाखों रुपए का कर्ज था मोहन के ऊपर। तुम्हारे ताऊ जी ने मोहन का सारा कर्ज चुकाया। अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तो मोहन पहले ही बेच चुका था, और ये सब जो हमारा है उसे भी तुम तीनों के नाम कर दिया है हमने। ताऊ जी और ताई जी की बातें सुनने के बाद तीनों बहनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कितना गलत समझा था उन्होंने अपने मायके को। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को समझ में आ गया था, चाहे उनके माँ बाप इस दुनिया में ना हो, लेकिन फिर भी उनका मायका आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा है। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो। मिस्टर एंड मिसेस कौस्तभ की ट्रेन धीमी होते हुए स्टेशन पर रुकने को होती है। कौस्तभ खिड़की से बाहर झांकता है। बरेली नाम के बोर्ड पर जैसी उसकी नजर पड़ती है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लो जी, बरेली स्टेशन आ गया और हमारी मिसेस अभी भी खर्राटे ले रही है। सरकार उठ भी जाइए। पूरे रास्ते पूछती रही कब पहुंचेंगे दीदी के घर, कब पहुंचेंगे दीदी के घर। अब जब पहुंच गए तो आंख मिच कर आराम से सो रही हो। कौस्तभ अपनी बीवी का कंधा हिलाते हुए उसे जगाता है। क्या हो गया जी, कंधा निकाल कर मानेंगे क्या मेरा? मैडम, बरेली पहुंच गए हम, उतना नहीं है क्या? हाँ, वो तो आना ही था, और मुझे पता है मैं कौन सा सो रही थी। मैं बस आंखें मीचे पड़ी थी। चलिए उतरिए, 5 मिनट की स्टॉपेज और आप है कि बात किए जा रहे। दीदी इंतजार कर रही होगी। मैडम के आगे कभी किसी की चली है जो हमारी चलेगी? चलिए मैडम, आगे आगे आप,
पीछे पीछे आपका गुलाम। कौस्तव अपनी बीवी के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरता है। भोला राम दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे तो वो कभी नहीं करता, वो तो वक्त का बड़ा पाबंद है। ट्रेन भी बिल्कुल राइट टाइम पर है। अरे छोड़िए ना भोला राम को, कौन सा चिट्ठी पत्री का जमाना है। बोलिए ना, रवि से लोकेशन भेज देगा व्हाट्सएप पर, हम खुद पहुंच जाएंगे। वैसे अब कितनी बार आ चुके हैं यहाँ, फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे, रास्ता भूल गए क्या? अरे दीदी, मेरे चाचा की बेटी है। कुल 2 बार आया हूँ यहाँ, वो भी तब जब रवि 10-12 साल का था। अब तो वो बाप बन चुका है। एड्रेस तो पता ही है मुझे, टैक्सी रोकता हूँ। कौस्तव टैक्सी रुकवाता है और रेणुका के साथ टैक्सी में बैठ जाता है। अरे ये चौक, हाँ यही चौक याद आया मुझे। इससे बस 2 गली के बाद ही ना पंखुड़ी दीदी और वृक्ष जीजू का घर है। अच्छा, तो आप उस फुलवारी में जा रहे मेरा मतलब है जहाँ सभी का नाम फूल, पत्ते, पंखुड़ी इन चीजों पर रखे हुए हैं। पर बहुत बुरे वक्त पर जा रहे हैं आप वहाँ, उदास होकर लौटना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। हाय राम, कहीं ऐसी वैसी कोई घटना तो नहीं घट गई? लीजिए, आप कह रहे थे दीदी के परिवार में बड़ी एकता है, नामी गिरामी लोगों में आते हैं। यहाँ 5 साल हुए नहीं बहू को आए कि बहू फरार होगी? अरे नहीं मैडम जी, बहू फरार नहीं हुई। घर का बेटा, घर का सबसे प्यारा मेंबर फरार हो गया है। पर कहाँ गया, क्यों गया, इसकी खबर किसी को नहीं है। मेरा छोटा भाई उस बगान में दूध देता है ना, आजकल कोई दूध लेने दरवाजे पर भी नहीं आता। खैर मुझे क्या, आ गया आपका बागान 250 रुपए हुए। चढ़ते वक्त तो तुमने 400 रुपए में बात की थी और अब 250 ही ले रहे हो। इतना एहसान हम पर क्यों भाई? मातम पसरा हुआ है अंदर, आप इन लोगों के आंसू पहुंचने आए हैं। ऐसे में मैं आपसे क्या ही ऊपरी कमाई करूंगा, 250 ही दे दीजिए, तेल का जितना होता है। कौस्तव और रेणुका हैरानी से पंखुड़ी के घर के अंदर जाते हैं। मकान का नाम रख दिया बागान पर ना ही खुशबू है ना ही महक। यहाँ तो सब कुछ सुना सुना लग रहा है जी। सभी को पता था हम आने वाले हैं, उसके बाद भी कोई घर पर नहीं है। दरवाजा खोलकर सभी कहाँ छुप गए, ऐसे में चोर चुहाड़ घुस गया तो? तभी लिली कमरे से बाहर आती है। नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं और ये बात सभी को पता है। बस स्क्रीन पर आई हुई रिकॉर्डिंग देखने का वक्त किसी के पास नहीं है। बाहर से आई आवाज सुनकर सभी अपने अपने कमरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। अरे कौस्तव, तू आ गया? कौस्तव, मुझे तो लगा तू भी मना कर देगा। जिस भी सगे संबंधी को फोन किया सभी ने हाथ खड़े कर दिए। भोला राम नहीं है ना, तो कोई आना ही नहीं चाह रहा था। ये मरजाना भोला राम कौन है दीदी? सभी भोला राम कर रहे हैं, और ये क्या गल्ला फिरा हुआ है बाहर? गुलाब और निकेतन तो यही है, फिर इस घर का कौन सा बेटा भाग गया? मतलब हमारी जानकारी से परे आपको एक और लड़का भी है क्या? तभी कमरे से आवाज आती है। चुप क्या हो पंखुड़ी, अब मुंह खोलो, बताओ सच्चाई। मैंने कहा था लोग पूछेंगे, किस किस का मुंह बंद करोगी, किस किस का? ओहो, आप ना पापा जी की बात को इग्नोर कीजिए मामी जी। वो क्या है ना, आजकल पापा जी अपनी दवाइयां वक्त पर नहीं ले रहे हैं ना। आप चलिए, रात काफी हो रही है, अब डिनर कर लेना चाहिए हमें। खुशबू कौस्तव और रेणुका को खाना परोसने के लिए जैसे ही बॉल के ऊपर से प्लेट हटाती है वो खाली होता है। लगता है दूसरे वाले में होगी सब्जी। खुशबू दूसरे बॉल से ढक्कन उठाती है, लेकिन वो भी खाली था। सब्जी नहीं बनाई तुमने महक? बाजार से सब्जी भोला भैया लाते थे, उनके बाद निकेतन भैया ने बोला कि वो सब्जी ले आया करेंगे, पर वो भी लेकर नहीं आए। अरे ये क्या बात हुई? अरे गुलाब को कह देती, वो ले आता। आप इनका तो छोड़ ही दीजिए, आप ये बताइए आपने रोटियां बनाई कि नहीं? ये पूछते हुए महक हॉट केस के ऊपर से ढक्कन हटाती है तो वो भी खाली। दोनों देवरानी जेठानी में आंखों की तीखी लड़ाई चल रही थी कि तभी अपने कमरे से वृक्ष बाहर आता है। ये सब इस घर में पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि कौस्तव मेरा भोला यहाँ नहीं है। लीली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं आज। अगर भोला यहाँ मौजूद होता ना तो सारी तैयारियां हो चुकी होती, पर इन लोगों से तो 2 वक्त का खाना भी नहीं बन रहा, तो क्या ही मेरी लीली की शादी निपटाएंगे ये। भोलाराम के बिना इस घर में खाना भी नहीं बन पा रहा। ऐसा कौन था भोलाराम? बहती हवा सा था वो,
उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। वृक्ष अपनी सफेद एम्बेसडर गाड़ी में पंखुड़ी के साथ अपने घर लौट रहा था। मेरी तरफ ऐसे लगातार मत देखिए ना, मुझे शर्म आती है। दीदी आगे बैठी हुई है, वो क्या सोचेंगी। ड्राइवर, गाड़ी धीरे करो जरा। क्या हुआ जी? दूल्हे की शेरवानी में तैयार वृक्ष पंखुड़ी की ओर झुकता हुआ उसकी ओर की खिड़की के बाहर झांकता है। सुबह जब मैं बारात लेकर निकल रहा था तब भी ये लड़का यहीं था, और अब भी जब मैं अपने दुल्हन के साथ लौट रहा हूँ तब भी ये बच्चा यहीं है। कौन है ये बच्चा? वृक्ष और पंखुड़ी गाड़ी से उतरकर उस बच्चे के पास जाते हैं तो वह बच्चा उन्हें बताता है कि गांव में कैसे वो काम की तलाश में शहर आया और यहाँ गुम होकर रह गया। 24 साल का वृक्ष 14 साल के भोलाराम को अपने घर ले आता है। भोलाराम के सामने ही घर के तीनों बच्चों का जन्म होता है और वो उनका भैया बनकर उन्हें पालने से लेकर घर के सारे छोटे बड़े काम संभाल लेता है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है भोला भैया, मैंने शादी के लिए हाँ क्यों करती। सुनिए सुनिए अपने बेटे की बोली। वहाँ खुशबू दुल्हन के जोड़े में मंडप पर बैठी इसका इंतजार कर रही होगी और दरवाजे पर खड़ा होकर ये कह रहा है शादी के लिए हाँ क्यों करती। पता है निकेतन, भले ही तूने पढ़ाई पूरी की हो, 100 में से 100 अंक की तैयारी की हो, फिर भी एग्जाम में बैठने के पहले तू हमेशा वापस घर लौटने की बात करता था। पर तुझे कभी बिस्किट का लालच देकर, कभी किसी और चीज का लालच देकर मैं परीक्षा में बिठाई देता था और आखिर में तू अव्वल आता था। भोलाराम की कही बात सुनकर निकेतन की घबराहट सुकून में बदल जाती है और वो बारात लेकर अपनी दुल्हन को लाने निकल पड़ता है। इसी तरह भोलाराम की निगरानी में ही घर के दूसरे बेटे गुलाब की भी शादी होती है और घर की छोटी बहू महक घर आ जाती है। भोला भैया कहाँ हैं आप? अपनी चप्पल ठीक कर रहा भोला चप्पल को नीचे रखकर भागता हुआ रसोई में आता है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? बाजार से सब्जियां तो ला दी थी मैंने। अरे आटा खत्म हो गया है, आपने मुझे बताया भी नहीं भैया। अब नाश्ता कैसे तैयार होगा? आपको पता है ना मम्मी जी को डायबिटीज है, दवाई लेनी होती है उन्हें। नाश्ता परोसने में जरा से भी 19 भी हो जाती है तो पापा जी अपनी छाया छोड़ सभी पर लकड़ियां बरसाने लगते हैं। कौन सा राशन किस तारीख को खत्म होता है उसका अंदाजा रहता है भोला को बेटा। आटा मैं पहले ही लाकर ऊपर दराज में रख चुका हूँ और आज जल्दी जल्दी सब्जी बना लो क्योंकि रोटियां बन जाए, इतनी गैस होगी नहीं सिलेंडर में। सब्जी तैयार होती ही सिलेंडर खत्म हो जाएगा। आज महीने की 30 तारीख है, 30 दिनों से ऊपर इस घर में सिलेंडर कभी चला ही नहीं जो आज चलेगा। तभी गुलाब अपने कमरे से महक को आवाज लगाता है। अरे महक, मेरी पिंक वाली शर्ट कहाँ है? कितनी बार का है, संभाल कर रखा करो। आज कितना बड़ा क्लाइंट आने वाला है और मेरी पिंक शर्ट मिल ही नहीं रही। अपने पति की आवाज सुनकर महक हड़बड़ा जाती है। इनकी पिंक वाली शर्ट छत से तो लेकर आई थी मैं, फिर कहाँ रख दी मैंने। महक टीवी का रिमोट नीचे रखकर रसोई की ओर भागती है। भैया ये मुझे आवाज दे रहे हैं, इनकी गुलाबी शर्ट कहाँ रखी थी, आपको याद है क्या? तूने रखी थी महक, तो भैया को कैसे याद होगा? बताना तो चाहिए था इन्हें। मतलब इस घर में भोला भैया को बिना आवाज दिए किसी से कोई काम हो ही नहीं सकता। भोला खुशी होता है अपने परिवार का काम करके। वो कल अपनी सहेलियों से बात करते करते महक ने गुलाबी शर्ट को बाहर हॉल में ही छोड़ दिया था, पर मुझे याद था आज चीन से लोग आने वाले हैं बिजनेस की बात करने, इसलिए उस गुलाबी शर्ट को वहां से उठाकर मैंने भाभी के कमरे में रख दिया था। थैंक गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। ये किटी पार्टी ना मेरा किसी दिन बेड़ा गर्क करवाएगी। थैंक यू भोला भैया, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। महक भागती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है और उनकी अलमारी से गुलाबी शर्ट निकालकर गुलाब को देती है नाश्ते के टेबल पर। ये शर्ट तेरे पर बड़ा खिल रहा है बेटा। चाइना से पार्टी आने वाली है ना पापा, बस डील डन कर दे। इसी का गुड लक बनाने के लिए ये शर्ट पहनी है मैंने। खुशबू और महक सभी को गर्मा गर्म सब्जी के साथ फुल्के सेक कर दे रही थी। गैस आपने ऑन क्यों छोड़ दी भाभी? ऐसे नॉब ऑन कौन छोड़ता है? घर में आग लग सकती है ऐसे तो। क्या? फ्लेम कैसे बुझ गई? खिड़कियां भी बंद है। अभी तेरे सामने ही तो मैंने रोटियां सेकी, रुक जरा देखने दे।
खुशबू झुककर गैस के फ्लेम को देखती है कि वो जल ही नहीं रहा था। कई बार लाइटर का इस्तेमाल करने के बाद भी खुशबू गैस ऑन नहीं कर पाती। मैंने पहले ही कहा था भाभी, दिवाली की सफाई के वक्त लाइटर में पानी चला गया था। अरे तू भी ना हद है, 1 महीना हो गया इस बात को, पानी सूख नहीं गया होगा? और इतने दिन से तो लाइटर चल ही रहा था, क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक? दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहस कर रही थी, तभी बाहर से एक और रोटी की पुकार लगाती हुए पंखुड़ी कहती है, अरे बहू फुलके तो लेकर आ, 5 लोगों में 4 फुलके रखकर तो भूल ही गई। तेरी ननद ऐसे ही बैठी है बेचारी, इसे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, लिली की प्लेट में 1 फुलका दे दे। लगता है आज मुझे आधा पेट नाश्ता करके ही कॉलेज जाना होगा मम्मी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बेटे को 200-400 रुपए ही दे दीजिए, कैंटीन में खाने के लिए हाथ में पैसे तो होने चाहिए ना। क्या कहूँ बेटा, अब मेरे घुटने और हाथ की कलाइयां काम ही नहीं करती जब से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है। मैं खुद ही दूसरों पर निर्भर हो गई हूँ, वरना 40-40 रोटियां ऐसे खड़े खड़े बेल दिया करती थी मैं। दरवाजे के पास दरवाजे की बेल को ठीक कर रहा भोलाराम ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। भोला स्क्रू ड्राइवर को अपनी जेब में डालकर सीधा रसोई में जाता है। मैं देखता हूँ भाभी क्या बात हुई। भोला को देखते ही दोनों बहुएं उसके सामने भोली सी शक्ल बनाकर खड़ी हो जाती हैं। भैया, इन लोगों को दुकान जाने में देर हो गई ना तो आज पक्का मेरा तलाक हो जाएगा। आपको तो पता है इतने बड़े डीलर आ रहे हैं, अगर गोल्ड फ्रिज की फ्रेंचाइजी इन लोगों को नहीं मिली तो सिलेंडर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने सुबह ही तो कहा था बड़ी बहू, लगता है तुम्हारे दिमाग से बात निकल गई। मैं सिलेंडर बदल देता हूँ। ये लीजिए भाभी, सिलेंडर खत्म हो गई थी और बेकार में आप रायता फैला रही थी। आप भी ना लूल बसंत है बिल्कुल। मैं कि तू, ये सब तेरे कारण हुआ है। भैया जब इस बारे में मुझे बता रहे थे, तू शर्ट का रोना लेकर आ गई तो मेरे दिमाग से बात निकल गई। ये था भोलाराम, जिसके बिना पंखुड़ी की बगिया में एक फूल भी नहीं खिल सकता था। भोला सभी की छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। सिर्फ घर गृहस्थी का काम नहीं, बाहर के सारे काम भी भोला ही देखा करता था। 5 लाख कैश बोला, दुकान जाकर निकेतन को दे देना। दुकान में तो वैसे 9 स्टाफ है, पर कोई भरोसे के लायक नहीं है। तू तो हमारा अपना बच्चा है, छोटे भाई की तरफ पाला है भैया आपने मुझे, क्यों फिक्र कर रहे हैं, काम हो जाएगा। भोला 5 लाख लेकर दुकान के लिए निकल रहा था कि उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। भोला देखता है कि पंखुड़ी के साथ बैठी खुशबू सिसक सिसक के रो रही है। क्या हो गया भाभी बहू, ऐसे रो क्यों रही है, सब ठीक तो है ना? अब तुझसे क्या छुपाऊं भोला, माली से कभी खुशबू छुपी है। खुशबू और निकेतन की शादी को 4 साल हो गए, इतने दिनों में एक चूहा तक पैदा नहीं किया इसने। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, अगर वंशी नहीं होगा तो किसे सौंप कर जाएंगे। छोटी बहू की शादी कोई 7 महीने हुए, अब मुंह खोलकर उसे तो कुछ कह नहीं सकते। समझा भाभी, पर बेफिक्र रहिए। गांव में मेरी एक चाची थी, उन्हें तो पूरे 23 साल के बाद बच्चा हुआ था। आप परेशान मत होइए, ये सब भगवान के हाथ में होता है। भगवान इसमें क्या करेंगे भैया, डॉक्टर से चेकअप करवाया था मैंने, प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, आपके प्यारे निकेतन में है। अब वो इलाज ही नहीं करवाना चाहते तो मैं क्या करूं। भोला तू तो गांव की तरफ से आता है, तू ही कुछ उपाय लगाना। एक बाबा है जो कार्तिक के महीने के आखिरी हफ्ते में गंगा स्नान के लिए कोलकाता आते हैं। उनसे अगर मिलना हो गया ना तो सारी टेंशन छूमंतर हो जाएगी, पर उसके लिए हमें शहर से बाहर जाना होगा। एक बार उन्होंने ताबीज बनाकर दे दिया ना, फिर बहू जो कहेगी निकेतन वही मान लेगा। पर नवंबर एंड में तो आप अपने गांव जाते हैं, आप तो अपने गांव चले जाएंगे ना अपनी खुशबू को छोड़कर। वहां आपका परिवार आपके इंतजार में होगा। पूरे साल में सिर्फ एक बार ही तो जाते हैं आप अपने गांव। ये भी तो मेरा परिवार है बहू। गांव में फोन है, किसी किसी के पास में वीडियो कॉल पर बात कर लूंगा। फिलहाल तेरा काम निपटवा देता हूँ। वृक्ष के बैंक का काम संभालना हो, उसे वक्त पर दवाइयां देनी हो या पंखुड़ी के घुटनों का देसी इलाज कराना हो, घर के बेटों के बांझपन को दूर करने से लेकर घर की बगिया में बीज लगाने तक सब कुछ जैसे भोलाराम पर ही निर्भर था। पर इसके बाद भी कहते हैं ना, जिसके लिए सब कुछ करो कभी कभी वही आपको 2-4 रुपए के लिए गलत साबित कर देते हैं। एक रोज टिफिन लेकर भोलाराम दुकान पहुंचता है। निकेतन और गुलाब के बीच में
एक सेल फोन को लेकर बहस हो रही थी। क्या हो गया भैया, बाहर तक आवाज आ रही है, लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग, इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी इज्जत जा रही है क्या? दुकान के बाहर नाम नहीं पड़ा, बागान इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके नाम की दुकान थोड़ी ना है भैया जो आपका जी जल रहा है। और मैंने देखा है जब भी मैं गुलाब को कुछ कहता हूँ आप बीच में आ जाते हैं। देख रहे भैया, इसे मुझसे ही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो 20,000 का फोन मैंने गायब किया है? भैया गल्ले पर बैठता हूँ आधा दिन, मैं चाहता तो क्या कुछ नहीं कर लेता। बात 20,000 या 2 लाख की नहीं है, वो फोन ही मेरी साली को पसंद आया था, एक ही पीस था दुकान में और वही गायब हो गया। ऐसे कैसे? मुझे लगता है तुम दोनों भूखे हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार दोनों खाना खा लो, अपने आप दिमाग चलने लगेगा। ये कहकर गुलाब अपनी जेब से फोन निकालकर एक वीडियो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाता है। भोला भैया को तो फोन हमने दिया है और उनके गांव में आधे से ज्यादा आबादी के पास छोटा वाला फोन है, तो ये वीडियो कॉल पर बात कैसे कर रहा है? इस बार भैया अपने गांव भी नहीं गए, कहीं वो फोन इन्होंने ही तो अपने गांव नहीं भिजवा दिया। दरवाजे पर खड़ा भोलाराम जैसे इस बात को सुनता है उल्टे पैर वापस लौट जाता है, पर कहां किसी को नहीं पता। इसमें तो सरासर तुम दोनों भाइयों की गलती है। अब क्या हो रहा है, एक बहन का रिश्ता नहीं देख पा रहे तुम लोग। हमें बुलाया है, अभी भोलाराम यहाँ रहता तो सारा काम निपटा दिया होता उसने। इन लोगों ने गलती की थी तो आपने दोनों को चमाट क्यों नहीं लगाया? भोलाराम कहीं नहीं गया होगा, लिली को लड़के वाले 2 दिन बाद देखने आ रहे हैं ना। मैं तो कहता हूँ कल सुबह ही बाय रोड निकल पड़ते हैं। भोला अपने गांव ही गया होगा, और है ही कौन इसका इस दुनिया में। अगली सुबह वृक्ष अपने पूरे परिवार के साथ भोले के गांव पहुंचता है, जहां पेड़ के नीचे बैठा भोला अपने छूटे हुए परिवार की तस्वीर देखता हुआ रो रहा था। भोला को देखते ही पूरा परिवार अपने घुटनों पर आ जाता है। मेरा भोला घर नहीं चलेगा? घुटनों में दर्द है तेरी भाभी के, फिर भी तेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई हूँ। अगर आपने कुछ सुन लिया था तो मुझे एक चमाट क्यों नहीं लगाया भैया? घर चलिए, वरना हम सब यहीं रहना शुरू कर देंगे। और इस तरह भोलाराम वापस अपने बागान, अपने घर लौट आता है। हैप्पी बर्थडे वाणी। और बता कैसी है तू, कैसे मना रही है आज अपना बर्थडे? सुपर स्पेशल। कॉलेज में तुझे अपने बर्थडे का कितना क्रेज रहता था ना, कॉलेज में कोई चाहकर भी तेरा बर्थडे नहीं बोल सकता था। 1 महीना पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देती थी तू। वो जमाना बीत गया यार। उस जमाने में खुद को हम कितना स्पेशल समझते थे। अपने बर्थडे को तो इतना बड़ा ओकेजन मानते थे कि हमें लगता था सबको पता होना चाहिए कि आज हमारा बर्थडे है। और मजा ले जो कोई मेरे बर्थडे पर मुझे विश ना करे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बर्थडे भी आम दिनों की तरह ही होते हैं। कम ऑन यार, अभी तो हम जवान है, ऐसे बुजुर्गों टाइप बातें क्यों करी है? बात बूढ़ी या जवान की नहीं है यार, शादी के बाद तमाम तरह की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और वैसे भी बच्चे होने के बाद तो बच्चों के जन्मदिन मनते हैं ना। हम लोगों के जन्मदिन तो कब आए कब चले गए पता ही नहीं लगता। बात तो सही है, जो दोस्त जन्मदिन की रौनक हुआ करते थे वो भी तो बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में। अब ना दोस्त रहे ना हमारी हस्ती रही। हाँ मीरा, और उन दोस्तों में से सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो तू ही हो गई है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बर्थडे विश कर रही है। अब अगर बर्थडे विश करना है ना तो तुझे मेरे घर पर आना पड़ेगा, वरना मुझे तेरी विश नहीं लेनी। अरे यार समझा करना। अच्छा जब भी समय मिलेगा मैं मिलने जरूर आऊंगी। तुझे पता है ना मेरा क्लाउड किचन का काम पूरा दिन मुझे संभालना होता है। मीरा ने अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड वाणी को जन्मदिन विश तो कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि वाणी एक बार नाराज हो गई तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोपहर बाद जब उसकी क्लाउड किचन का काम थोड़ा हल्का हुआ तो लंच का टाइम हो गया है, लगता है अब कोई ऑर्डर नहीं आएगा। क्या करूं, फोन करके बता दूं मैं आ रही हूँ? नहीं फोन नहीं करते, सरप्राइज ही देती हूँ उसे। इधर मीरा वाणी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ वाणी के घर में बहू खाने का काम निपट गया हो तो थोड़ा 2 कप चाय बना दो, मेरी सहेली है ना निर्मला वो आने वाली है। लो यही होता है शादीशुदा औरतों का जन्मदिन। सुबह से घर के काम में लगी हुई थी,
सोचा था लंच के बाद थोड़ी देर अकेले में शांति से बैठूंगी, उसे ही अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन समझ लूंगी। लेकिन मेरे नसीब में तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। और लोग पूछते हैं शादी के बाद औरतें चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है। सास के कहे अनुसार जल्दी जल्दी वाणी रसोई का काम समेटने के बाद देखती है कि सासू माँ की सहेली निर्मला आकर हॉल में बैठ चुकी है, इसलिए वो जाकर चाय चढ़ा देती है। तभी सास उर्मिला रसोई में आती है। चाय तो रख दी बहू तूने, चाय के साथ बिस्किट वगैरह मत रखना, मीठा मना है निर्मला को। तो फिर क्या करूं माँ जी, बाजार से समोसे मंगवा दूं? अरे घर पर इतने पापड़ रखे हैं, वही तल दे। वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था और कहते हैं खाने के साथ थोड़ा पापड़ खाओ तो खाना अच्छे से हजम हो जाता है। ठीक है माँ जी, मैं पापड़ ही तल देती हूँ। वाणी ने पापड़ तलने शुरू किए कि पापड़ के महक सूंघकर देवर अजित भी रसोई में आ गया। भाभी पापड़ तल रही हो क्या? हाँ भैया, माँ जी की सहेली आई हुई है ना, उनको चाय के साथ चिप्स पापड़ तल कर दे दूंगी। अच्छा, अगर कुछ बच जाए तो हमें भी खिला देना। पापड़ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे आपको खाना है तो मैं फ्राई कर देती हूँ ना, बचने का इंतजार क्यों करना है। देवर जी की तरह बारी बारी सभी लोग आएंगे और फिर सबको पापड़ खाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसा करती हूँ एक बार में ही ढेर सारे पापड़ फ्राई करके रख देती हूँ, कम से कम कुछ देर के लिए काम से जान तो छूटे। वाणी जल्दी जल्दी ढेर सारे पापड़ फ्राई कर लेती है और सासू माँ की सहेली को चाय नाश्ता देने के बाद अपने कमरे में जाकर बैठ जाए। अभी उसे कमरे में आए कुछ ही देर बीती होगी कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब भरी दोपहर में कौन आ गया? बस माँ जी का कोई रिश्तेदार ना आया हो, वरना मुझे उसके लिए एक बार फिर से खाना बनाना पड़ेगा। मन ही मन उधेड़ बुन करती हुई वाणी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मीरा को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। अरे मीरा, तू तो वाकई आ गई यार। तू नाराज हो गई थी तो आना तो था ही। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। अब अंदर नहीं बुलाएगी क्या? अरे यार, कैसी बात कर रही तू। चल, तूने तो कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। इतने साल बाद तुझे देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। पहले तो तू ठंडा ठंडा पानी पिला दे, चाय नाश्ते का बाद में सोचेंगे। सहेली के कहने पर वाणी जाकर उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आती है। पानी पीने की कुछ देर बाद, यार तेरे पास आने की हड़बड़ी में ना मैं लंच ही नहीं कर पाई हूँ। ऐसा कर नाश्ता वास्ता छोड़, खाना ही खिला दे। सहेली की बात सुनकर बेचारी वाणी की शक्ल पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि घर में खाना तो खत्म हो चुका था। अब मीरा को खाना खिलाने का मतलब था फिर से खाना बनाना। तू तो सदमे में पहुंच गया। अच्छा ठीक है, मत खिला, कोई बात नहीं। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं, तू मुझे गलत समझ रही है। अच्छा, तेरा फेवरेट पनीर बटर मसाला ऑर्डर कर दूं? उसके साथ गरम गरम रोटी, मजा आ जाएगा खाकर। क्या मजा आ जाएगा? ये पनीर वगैरह का नाम मत ले मेरे सामने। तुझे पता है ना, क्लाउड किचन चलाती हूँ मैं, और हम हिंदुस्तानियों का पनीर के लिए ऑब्सेशन तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरे दिन भर में 20 में से ना 16-17 ऑर्डर तो सिर्फ पनीर के होते हैं। खाना तो दूर, मैं तो बना बना कर और उसकी खुशबू से इतनी परेशान हो गई हूँ कि पनीर की तरफ मेरा देखने का मन भी नहीं करता। देख, कुछ स्पेशल नहीं खाना मुझे, मेरे लिए सिंपल सोबर सा बना दे। ये पनीर खाना होता तो मैं अपने घर से ही खाकर ना आती। बड़े धर्म संकट में फंसा दिया मीरा ने। मैंने सोचा था कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, उससे से काम चल जाएगा, लेकिन ये तो कुछ भी स्पेशल खाने को तैयार ही नहीं है। अब इसके लिए ऐसा क्या बना दूं? घर में और कोई सब्जी भी नहीं है। वाणी रसोई में खड़ी होकर अपना सर खुजला रही थी कि तभी उसकी सास उर्मिला वहां पहुंच जाती है। बहू, एक बात बता, तूने क्या कसम खा रखी है हर काम को उल्टे तरीके से करने की? कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? क्या हुआ बताइए, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? गलती से क्या मतलब है बहू? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक अंदाजा नहीं लगा कौन सा सामान कितना बनाया जाए कि वेस्ट ना हो? लगता है माँ जी इन पापड़ों के बारे में बात कर रही है। मैंने तो ये सोचकर इतने सारे पापड़ तल दिए थे कि घर में बाकी लोग भी खाने के लिए आते होंगे, लेकिन अब मैंने तल दिए तो कोई खाने ही नहीं आ रहा। और अभी सिर्फ 4 ही पापड़ तले होते ना तो सबने पापड़ मांगकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया होता। हम औरतों की ना जिंदगी से कलेश कभी खत्म ही नहीं होता, कुछ भी करो बुरा ही मिलनी है। अरे बोध बनकर क्या खड़ी है, कुछ बोलेगी भी? ये इतने सारे थाल भर के पापड़ किसके लिए छान कर रखे है तूने? तुझे पता है बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ी देर में ना ये किसी के खाने लायक रहेंगे ना फेंकने लायक। माँ जी कमाल करती हैं आप,
अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे पापड़ तल के रखे और आप कह रही हैं फेंकने पड़ेंगे। मैं पूछती हूँ फेंकनी क्यों है? खाने भी नहीं है, फेंकने भी नहीं है, तो क्या पैक करके अपने मायके भिजवाएगी? नहीं माँ जी, वो मेरी सहेली आने वाली थी ना, उसे मेरे हाथ की स्पेशल पापड़ की सब्जी खानी थी, बस इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पापड़ तल लिए थे। आप ना बिना पूरी बात जाने बात का बतंगड़ बना देती है। आपको एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, ऐसे ही शोर मचाने लगती है। मेरी सहेली अंदर मेरे रूम में बैठी है, क्या सोच रही होगी वो? आप किस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? अरे तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो बिना बात तुझ पर चिल्लाऊंगी? यही बात तू पहले नहीं बता सकती थी? अब से दुनिया भर की बातें गोल गोल कर रही है, सीधा सीधा बोल देती कि तुझे इन पापड़ों की सब्जी बनानी है। ऐसा कर, जो बनाना है बना ले, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सासू माँ के जाने की बात, जान बची तो लाखों पाए। सासू माँ से तो कह दिया कि मैं पापड़ों की सब्जी बनाने वाली हूँ, लेकिन पापड़ की भी भला सब्जी बनती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और अब अगर मैंने पापड़ की सब्जी नहीं बनाई तो माँ जी तो मेरा ही पापड़ बना देंगी। और कोई रास्ता ना देखकर वाणी बढ़िया चटपटी सी ग्रेवी तैयार करती है और उसपे पापड़ डालकर पापड़ की सब्जी के साथ 2 फुलके सेक कर सहेली के पास ले जाती है। मान गए भाई, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मेरे क्लाउड किचन में भी नहीं बनता। तेरे हाथ की ये पापड़ की सब्जी खाकर मेरा दिन बन गया। अब देख, तेरे बर्थडे के लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, तब मुझे भी अपना रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, रिटर्न गिफ्ट में मुझे तेरी ये पापड़ की रेसिपी चाहिए। मैं तो फैन हो गई तेरी पापड़ की सब्जी की। अब जब भी मेरा कुछ स्पेशल और चटपटा खाने का मन होगा ना, तो मैं तेरी यही चटपटी पापड़ की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख कर दे देती हूँ। वाणी के बोरिंग से बर्थडे को मीरा ने आकर थोड़ा सा स्पेशल तो बना दिया था। दोनों सहेलियों ने अगले कई घंटे तक साथ में बैठकर खूब सारे गप्पे मारे, कॉलेज के दिनों को वापस जिंदा किया और फिर शाम होते होते मीरा अपने घर को लौट गई। कुछ दिन बाद, भाभी रोज रोज एक जैसा खाना खाकर ना बोर हो गया। बोर हो गए मतलब? आप बताओ ना, आपकी फेवरेट पकौड़ा कड़ी बना दूं क्या? ऐसा करो, आज आप खाने की छुट्टी लगाओ, हमारे साथ बैठकर मूवी देखो और खाना हम क्लाउड किचन से ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल घर जैसा खाना हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। देवर अजीत मोबाइल उठाकर क्लाउड किचन में खाने के ऑप्शंस देखने लगता है। तभी मीरा किचन, ये तो आपकी फ्रेंड मीरा का है ना? हाँ, उसने बताया था कि वो क्लाउड किचन चलाती है, लेकिन मैंने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया। ये देखो, बड़ी अतरंगी सी सब्जी मिल रही है, यही ऑर्डर करता हूँ। आप देख लो ना, आपका जो मन हो ऑर्डर कर लो। आज सब लोग अपनी पसंद का खाना खाएंगे। भाभी की बात सुनकर मुकेश मीरा के क्लाउड किचन से 2 तरह की सब्जी, रोटी, सलाद वगैरह सब ऑर्डर कर देता है। कुछ देर बाद जब खाना घर पर डिलीवर होता है तो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई चटपटी पापड़ की सब्जी देखकर वाणी के तो एक पल के लिए होश उड़ जाते हैं। देवर जी, क्या यही पापड़ की सब्जी को आप बोल रहे थे बड़ी अतरंगी सब्जी मिल रही है? हाँ भाभी, और नहीं तो क्या, पापड़ की भी सब्जी होती है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ और खाकर तो मजा आ गया। वैसे एक बात बताओ, बुरा मत मानना, खाना तो आप भी अच्छा बनाती हो, लेकिन ऐसी 1-2 अतरंगी डिशेस सीख लो ना अपनी सहेली से। ये सब भी बना दिया करो, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब तो देवर की बात मानो जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम कर रही थी। बेचारी वाणी अब किस मुंह से बताती कि जिस पापड़ की सब्जी की घर में सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसकी रेसिपी है, जिसे सहेली मीरा रिटर्न गिफ्ट के नाम पर लिखवा कर ले गई थी। वो कहाँ जानती थी कि उसकी बनाई हुई रेसिपी को वो अपने क्लाउड किचन में बड़े शान से इस्तेमाल करेगी और सबकी वाहवाही भी बटोर लेगी। भैया, मुझे तो लग रहा है मैंने भाभी की फ्रेंड के खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं देख रहा हूँ जब से बाहर से खाना आया है, भाभी का चेहरा लटक गया है। अरे छोटे, तुझे भी सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। तुझे पता है औरत एक बार को भूखी रह सकती है, लेकिन अपने सामने किसी और औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तूने तो उसके खाने की बुराई कर दी। भाई की बात सुनकर देवर और घर के बाकी सदस्य ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देवर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पापड़ की सब्जी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो ना, ये मेरी रेसिपी है।
माँ जी, आपको याद है मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी फ्रेंड घर पर आई थी और मैंने आपको बताया था मैं पापड़ की सब्जी बनाने वाली हूँ। हाँ बेटा, कुछ कह तो रही थी बहू कि सहेली को सब्जी खिलाने के लिए पापड़ तल के रखे हैं। मुझे तो उसकी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। चाहे पापड़ की सब्जी बनाओ या सलाद, मुझे क्या मतलब। किसी की इतनी जलन करना अच्छी बात नहीं होती है, और अब उसने अच्छा खाना बनाया तो इस बात का स्वीकार कर लो ना। किसी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने में कुछ बिगड़ता नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी सहेली की तारीफ करने में हिचकिचा रही हूँ? अरे मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रही हूँ जो सच है। मेरे बर्थडे के दिन वो हमारे घर आई थी। अब कोई सब्जी नहीं थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पापड़ की सब्जी बनाकर उसे खिला दिया। जाते जाते वो मुझसे मेरी सब्जी की रेसिपी ले गई। बस मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बनाई हुई सब्जी को वो अपने क्लाउड किचन में यूज करेगी। आप लोगों की गलती नहीं है, धोखा तो मुझे मेरी सहेली ने दिया है। अगर वो एक बार मुझे बता देती कि वो मेरी रेसिपी का क्लाउड किचन में यूज करने वाली है, जहां पर बड़े शान से वो ये सब बेचेगी, तो शायद मैं उसे इस तरह से ना बताती। क्योंकि जहां मीरा स्पेशल लिखा है ना, वहां पर कायदे से मेरा नाम होना चाहिए था। अरे जाने दो ना, छोटी सी बात को खींचकर कहां से कहां ले जा रही हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और अगर वाकई ये रेसिपी तुम्हारी है तो उसने तुम्हारी रेसिपी को पहचान दी। मेरी रेसिपी को पहचान तब मिलती जब इस रेसिपी के नीचे मेरा नाम लिखा होता। पैसा और नाम तो वो कमा रही है, मुझे क्या मिला? आप लोगों के मजाक का पात्र बन गई मैं। जब मेरे घर वाले ही इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये रेसिपी मेरी थी, तो मैं बाहर तो किसी को कभी बता ही नहीं सकती। एक पापड़ की सब्जी ने बरसों पुरानी कॉलेज की दोस्ती में आग लगा दी थी। वाणी के मन में सहेली मीरा के लिए नेगेटिविटी आ चुकी थी। चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक ही तो सहेली है इसकी जिससे बात करके थोड़ा दिल हल्का कर लेती है। अब अगर उसके साथ भी मन मुटाव हो जाएगा तो मन ही मन परेशान रहेगी वो। भैया मुझे लगता है इस परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। आप ऐसा करो, भाभी की फ्रेंड को ना भाभी को बताए बिना घर पर बुला लो। दोनों सहेली आमने सामने बैठेंगी तो बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। तो ठीक कह रहा है, मैं कल ही फोन करके मीरा को घर बुलाता हूँ। अगले दिन दोपहर में लंच के समय मीरा अचानक से वाणी के घर पहुंच गई। अरे यार, लंच पे बुलाना था तो फेवरेट पापड़ की सब्जी बनानी चाहिए थी ना। ये छोले चावल तो अच्छे से जानती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सहेली की बात सुनकर वाणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्यों? पापड़ की सब्जी खाने के लिए तुझे मेरी जरूरत कब से पड़ने लगी? हाँ, आजकल तो तू खुद ही पापड़ की सब्जी बनाकर अपने क्लाउड किचन में बेच रही है, और नीचे बड़ा बड़ा लिख रखा है तूने, मीरा की स्पेशल। अब तुझे तो मुझसे भी ज्यादा स्पेशल बनानी आती है, तो फिर मुझे पापड़ की सब्जी बनाने के लिए क्यों बोल रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ नाराज है? हाँ, सच सच बता। मैंने तेरी रेसिपी को अपने क्लाउड किचन में शामिल किया, इस बात से तुझे कोई नाराजगी है क्या? मुझे कोई नाराजगी नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुझे एक बार मुझे बताना चाहिए था। तुझे बताने वाली नहीं थी, सीधा पेपर लेकर आती। वो तो मुकेश ने मुझे यहाँ अचानक से लंच पर बुला लिया, वरना मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी तैयार करवा रखे। मैंने ये सोचा कि तेरी एक पापड़ की सब्जी जब इतना कमाल कर सकती है तो क्यों ना मैं तेरे साथ क्लाउड किचन में हिस्सेदारी कर लूं, और अपनी ऐसी 2-4 रेसिपी मुझे दे देना। हम दोनों मिलकर क्लाउड किचन चलाएंगे, हमारा बिजनेस यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। और सही बताऊं तो मैं तेरे जैसे टैलेंटेड पार्टनर को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, जो कुछ नया और यूनिक आइटम बनाकर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो ये सब मेरा दिल बहलाने के लिए कह रही है ना? अरे ये कोई मजाक करने की बात है क्या, जो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहूंगी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ यार। जो काम मैं अकेले कर रही हूँ, अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो मजा आ जाएगा। गलत फहमियों को अपने बीच में दीवार मत बनने दो। और मीरा ने बताया ना, उसने तुम्हारी पापड़ की सब्जी एक एक्सपेरिमेंट के रूप में अपने मेनू में शामिल की थी। रिजल्ट देखकर तो वो खुद हैरान है, और अब जब तुम्हारी रेसिपी का इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो वो तुम्हारी मेहनत का इनाम देने के लिए तैयार है। फिर किस बात की नाराजगी? हाँ, वैसे भी दोस्तों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव नहीं किया जाता। अच्छे दोस्त रोज रोज नहीं मिलते। पति के समझाने पर वाणी मीरा के गले लग जाती है और दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। पापड़ की सब्जी ने वाणी को सुपरस्टार बना दिया था।
हाउसवाइफ बनकर अपनी जिंदगी बिता रही वाणी ने कहाँ सोचा था कि उसके पापड़ की सब्जी उसे एक दिन बिजनेस वुमन बना देगी। देख शिल्पा, तेरे पापा ने तो शराब पी पी कर अपना हाल बुरा कर रखा है। भाई के अकेले पैसों से घर चलाना मुश्किल है। तू एक काम कर, नौकरी शुरू कर दे। रहने दे माँ, क्या क्या करेगी, कैसे करेगी नौकरी पढ़ाई के साथ। भैया कर लूंगी। वो क्या है ना, कॉलेज में वैसे भी कभी टीचर आती है कभी नहीं। हम लोगों को खुद ही पढ़ना होता है। नौकरी में कंप्यूटर मिलेगा तो नौकरी के साथ बीच में खाली वक्त पर पढ़ाई भी कर लूंगी। शिल्पा का बड़ा भाई पिता की तरह था। वो शिल्पा को लेकर चिंतित रहता। फिर धीरे से शिल्पा को भी एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो घर वालों का पैसों से साथ देने लगी। माँ, ये लो इस महीने की सैलरी। अरे थोड़े तू रख ले आने जाने के लिए, बाहर पैसों की जरूरत होती होगी ना। माँ तुझे तो पता है, ऑफिस की बस आती है वही छोड़ भी जाती है। खाने को घर से तू खाना दे देती है। मैं क्या करूंगी पैसों का, तू ही रख ले। शिल्पा घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, आने जाने वाले लेन देन के लिए माँ के पैसों रुपए से मदद करती। एक दिन, अरे चलना पार्लर चलते हैं, देख तेरा चेहरा भी कितना डल लग रहा है, अच्छी सी क्रीम से मसाज करवाएंगे। अरे नहीं, वो तो 2 दिन धूप में निकली ना, इसलिए बेसन में नींबू दही मिलाकर 2 दिन लगाऊंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। तू हुआ एक नंबर की कंजूस है तू। वैसे इतना कमाती है, क्या करती है? माँ को देती हूँ। तुझे तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनकी दवाई और घर खर्च, मेरी पढ़ाई, सब भैया की कमाई से नहीं हो पाएगा ना। सहेली शिल्पा से हाथ मिलाती है, जैसे कह रही हो मैं हूं ना, और वहां से चली जाती है। माँ शिल्पा की बात सुन रही थी। बेटा, तेरी मेहनत है कि हम लोग आज समाज में सर उठाकर जी रहे हैं, वरना ये पार्लर का चस्का ना बड़ा बुरा है। शिल्पा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, क्या बात है, आजकल तो रोज पकवान बनने की महक आती है आप लोगों के घर से। अब बच्चे सारा दिन मेहनत करते हैं तो खाना अच्छा खाएंगे ना, कम से कम घर का अच्छा खाना तो मिले। अरे मेरे बच्चों को तो बाजार का ही चाहिए, वो कहाँ रुकते हैं। मुझे तो तसल्ली है कि मेरी शिल्पा को ये चाट पकौड़ों का बिल्कुल शौक नहीं, बस घर का शुद्ध देसी खाना खाकर खुश है वो। बहन, उसकी शादी का भी सोचो। क्या सारा वक्त उसे घर पर बिठा कर रखोगी? नहीं, बस पढ़ाई पूरी कर ले फिर देखते हैं। अरे सब होता रहेगा। मैं कल एक लड़के वालों को भेज रही हूँ, लड़का इंजीनियर है, शिल्पा के लिए परफेक्ट होगा। अरे वाह, अगर ऐसा है तो जरूर। देख शिल्पा, कल शर्मा जी के लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। लड़का इंजीनियर है, अच्छी नौकरी है। ठीक है माँ, जैसा तू कहे। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। शिल्पा को देखकर सब खुश नजर आते हैं। बहुत सुशील लड़की है, हमें पसंद है। हाँ भाई, लड़की तो अच्छी है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी, कम से कम 10 लाख का सोना और फ्लैट के लिए 15 लाख नकद। जी, इतना तो हमारे बस की बात नहीं है। अरे तो फिर क्या फायदा, आजकल तो यही रिवाज है। हमारा लड़का इंजीनियर है, उसकी कीमत तो होगी ना। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली है, इतना तो नहीं दे सकते। तो फिर शादी कैसे होगी? हम तो अपनी इज्जत भी देखते हैं समाज में। इज्जत तो इंसानियत में होती है, सामान के भाव तोल में नहीं। मेरी बहन है, वो पैसे के बदले में नहीं देना किसी को, समझे? आप कोई और दुकान देखिए, वहां जाकर भीख मांगिए। लड़के वाले नाराज होकर उठ खड़े होते हैं। बहुत बड़े आ गए तुम लोग। लड़का चाहिए इंजीनियर और जेब में पैसे नहीं। चलो, यहाँ से बात करने का कोई फायदा नहीं, भुक्खड़ हो गई है। बस लड़की ही ठीक है तो क्या फ्री में ब्याह देंगे अपना बेटा? बिठा के रखे अपनी बेटी बोझ बनाकर। वो लोग चले जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसा जमाना आ गया है, बेटी को बोझ समझा जाता है। मेरी शिल्पा ने न जाने कितने दुख सहे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहती है। संस्कार की कोई कीमत ही नहीं है क्या? रहने दे माँ, जो मांगेगा वो पति नहीं, पैसों का लालची होगा। और क्या पता वो कल को फिर पैसे ना मांगे। मुझे ऐसी जगह शादी नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा,
हम दहेज के लालची लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई। देखिए, ये सर्जरी बहुत जरूरी है, इसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। माँ और भाई परेशान हो गए। घर में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैं मामा जी से बात करता हूँ, शायद वो मदद कर दे। अगले दिन भाई मामा के घर गया। मामा, वो पापा का ऑपरेशन करवाना है, 1 लाख रुपए चाहिए। आप थोड़ी मदद कर दो ना, धीरे धीरे सब लौटा देंगे। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बेटी की शादी भी करनी है, मेरे पास तो खुद ही पैसा नहीं है। अफसोस है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता। अब बाकी कोई जरूरत हो तो बता देना। और हाँ बेटा, खाना खाकर जाना। हाँ? निराश होकर भाई घर लौटा, उसे उदास देखकर। क्या हुआ? भैया ने पैसे दिए? ला मुझे दे, मैं लाकर रख देती हूँ। माँ, भाई का चेहरा तो देखो, पहले उसे पानी दो फिर बात करना। भाई सारी बात घर वालों को बताता है। मेरा भाई ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। खैर तू कल बुआ के घर जा, वो तो अपने भाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। अगले रोज भाई बुआ के घर जाता है। बुआ, पापा बहुत बीमार है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। लेकिन बुआ, आप चिंता मत करना, मैं कैसे भी करके आपके पैसे चुका दूंगा। अरे, हमारी अपनी मुसीबतें हैं, घर का किराया, बच्चों का खर्च, हम कहाँ से देंगे? माफ करना। वैसे भैया की हालत खराब करने वाली ना भाभी है, बोलो अपने मायके से पैसे लेकर आएंगी। खा गई मेरे भाई को। बुआ, पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बोलो। भाई हारा हुआ घर आया। शिल्पा ने सब सुना तो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह शिल्पा ने अपने मैनेजर से बात की। सर, क्या मुझे ओवर टाइम मिल सकता है? शाम को भी रुक सकती हूँ। हाँ शिल्पा, काम तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई। सर, मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज। उसी शाम से शिल्पा रात 8 बजे तक ऑफिस में रुकने लगी। इसके साथ ही उसने पड़ोस के 3 बच्चों का ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे उठकर ट्यूशन, फिर ऑफिस, फिर शाम को ओवर टाइम। बेटा, तू अपनी जान खा रही है, इतना काम मत कर। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, पापा का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, बस पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। 2 महीने तक शिल्पा ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने लिए 1 रुपया नहीं रखा, ना नए कपड़े, ना कोई सौंदर्य का सामान, कुछ भी नहीं, बस पैसे बचाती रही। शिल्पा तो बिल्कुल कमजोर हो गई है, कुछ खा पी तो। अरे बस थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। भैया भी पापा के लिए बहुत परेशान रहते हैं, वो भी बहुत काम कर रहा है। वो तो करेंगे लड़का जो है, लेकिन लड़की होकर तो। आखिरकार 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शिल्पा के पास 1 लाख रुपए जमा हो गए। भैया, ये लीजिए पैसे, पापा का ऑपरेशन करवा दीजिए। भाई की आंखों में आंसू आ गए। शिल्पा, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू मेरा भाई है, बहन नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, ये मेरा फर्ज था, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। देख लिया जमाने को, कैसे अच्छे वक्त में ही साथ देते हैं। पिता का ऑपरेशन सफल रहा, किसी से 1 पैसा उधार नहीं लेना पड़ा। माँ ने शिल्पा को गले से लगा लिया। बेटा, तू बोझ नहीं, इस घर का सहारा है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पर बेटा, अपने लिए भी कुछ पैसे रख लिया कर, तेरी भी तो जरूरतें होती है। शिल्पा मुस्कुराई। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन संतोष भी था। पिता की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद एक दिन माँ ने फिर से शादी की बात छेड़ी। बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, शादी के बारे में सोच। माँ, जैसा ठीक लगे तुझे, बस दहेज वाले घर में मत भेजना। शिल्पा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा घर मिले, पर हाँ, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जो भी घर होगा वो समझदार होना चाहिए। कुछ दिनों बाद भाई के एक दोस्त ने एक रिश्ता भेजा। लड़के का नाम था राहुल। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिल्कुल शिल्पा के घर जैसी। देखिए, ये लोग ना बहुत सीधे साधे हैं, दहेज वहेज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। राहुल भी अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है। लड़के वाले घर आए। इस बार कोई लंबी फहरिस्त नहीं थी। देखिए, हम बहुत सीधी सी बात रखते हैं, हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, घर छोटा है, लेकिन प्यार बड़ा है।
बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, बस संस्कार चाहिए, पैसा नहीं। माँ और भाई को राहुल का परिवार पसंद आ गया। शिल्पा से भी पूछा गया, माँ अगर तुझे लगता है ये लोग अच्छे हैं तो मुझे मंजूर है। शादी तय हो गई। बहुत ही सादगी से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं चाहते, छोटे से मंदिर में शादी हो जाए बस। जी बिल्कुल, हमें भी यही पसंद है। जो भी पैसा शादी में खर्च करना है वो हम दोनों के नाम पर जमा कर देते हैं, फिर इन दोनों को जो भी करना हो। वैसे भी रिश्तेदार मुसीबत में काम आए या ना आए, लेकिन फ्री का खाना खाने आ जाते हैं। शादी के कुछ दिन पहले राहुल ने शिल्पा से फोन पर बात की। उसी शाम राहुल ने शिल्पा से बात की। शिल्पा, माँ ने बताया तुमने अपने सारे गहने प्रिया को दे दिए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कमा कर फिर दिला देना। क्यों, दिलाओगे ना? लेकिन शिल्पा, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई थी, तुमने अपने लिए बनाया था, प्रिया के लिए वो गहने। अरे पापा राहुल, प्रिया मेरी भी बहन है,
इज्जत से इस घर से उसकी डोली उठेगी तो सबका मान बढ़ेगा। उसकी शादी है, अभी उसे जरूरत है। मैं फिर से जमा कर लूंगी। वैसे भी तुम हो ना, दिला देना। लिए बिना मानूंगी नहीं। हाँ, भले 2, 4, 10, 20, 50 साल बाद इंतजार करूंगी। हाँ, दिलाऊंगा तो सही, लेकिन तुम्हें नहीं, हमारी बेटी को। शिल्पा ये सुनकर शर्मा जाती है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक शाम राहुल के पापा टेंशन में बैठे थे। पापा क्या हुआ, अब परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, गहने तो हो गए, लेकिन शादी का खर्चा, प्रिया के कपड़े और थोड़े पैसे भी तो साथ में देने होंगे। मेरी पेंशन से नहीं हो पाएगा ये सब। पापा, मैंने कहा तो था कि कुछ पैसे जमा किए हैं, वो निकाल लेते हैं। उस रात शिल्पा ने राहुल से बात की। राहुल, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, वो भी प्रिया की शादी में लगा दो। अरे बस करो शिल्पा, कितना एहसान करोगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पैसे तुम रखो। तुमने अपने गहने दे दिए, अब पैसे भी। तुम्हारी भी तो कोई जरूरत होगी, तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। राहुल, मुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छी नौकरी। प्रिया की शादी एक बार ही होगी, ये पैसे मैं फिर जमा कर लूंगी। लेकिन शिल्पा। राहुल, पहले जो जिम्मेदारी सामने है उसे निभाना जरूरी है। प्रिया की शादी हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सब बाद में देख लेंगे। मैं फिर से पैसे जमा करूंगी, वो भी हमारे भविष्य के लिए, हमारे सपनों के लिए। प्रिया की शादी बहुत अच्छे से हो गई। शिल्पा के दिए गए गहनों में प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। शादी के बाद प्रिया विदा हो रही थी। राहुल की मां की आंखों में आंसू थे और शिल्पा ने फिर एक बार साबित कर दिया था कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि परिवार का सहारा होती हैं। चाहे मायका हो या ससुराल, वो हर जगह अपनी जिम्मेदारी और प्यार से परिवार को संभालती है। प्रिया की शादी के 3 महीने बाद एक दिन राहुल उदास चेहरे से घर आया। राहुल, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? शिल्पा, कंपनी में बड़े लेवल पर छंटनी हो रही है। मेरी नौकरी चली गई, समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं राहुल, तुम्हें जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब तक मेरी सैलरी से घर चल जाएगा। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। राहुल की सैलरी से जो घर चलता था, अब शिल्पा की अकेली सैलरी से सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। घर का किराया, बिजली पानी का बिल, राहुल के पापा की दवाइयां और रोजमर्रा का खर्चा, सब कुछ शिल्पा पर आ गया था। 2 महीने बीत गए, राहुल को नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन राहुल के पापा बीमार पड़ गए। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। अब शिल्पा के पास तो इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उन्हें महाजन से कर्जा लेना पड़ा। देखो बहन, मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ, हर महीने 3% ब्याज लगेगा, समय पर चुकाना पड़ेगा। जी, हम जल्दी ही लौटा देंगे, आप बस पैसा दे दीजिए। राहुल के पापा का इलाज हुआ, लेकिन अब कर्जा सिर पर था। हर महीने ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। शिल्पा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम अकेले इतना सब संभाल रही हो। राहुल, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस नौकरी ढूंढने पर ध्यान दो। उस रात शिल्पा ने एक रजिस्टर निकाला और सारे खर्चों की लिस्ट बनाई। उसने तय किया कि अब स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा। बिजली का बिल कम करने के लिए सिर्फ जरूरत पर ही बिजली यूज करेंगे। सब्जी मंडी से सीधे सस्ती सब्जी लाएंगे। बाहर का खाना बिल्कुल बंद। हर महीने की सैलरी का हिसाब, कर्जे का ब्याज पहले, फिर बाकी खर्चे। छोटी छोटी बचत से धीरे धीरे मूल रकम चुकाना। शिल्पा ने राहुल की माँ को भी समझाया। माँ जी, हमें थोड़ी शांति रखनी होगी। मैंने सारा हिसाब लगाया है, अगर हम सब मिलकर बचत करें तो 6 महीने में कर्जा चुका देंगे। बेटा, तू जो कहे, हम सब मिलकर चलेंगे। शिल्पा रोज सुबह 5 बजे उठती, घर का सारा काम निपटाती, टिफिन बनाती और ऑफिस चली जाती। शाम को लौटकर फिर से घर संभालती। 3 महीने बाद शिल्पा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। शिल्पा, अब तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, आराम करो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में ऑफिस नहीं जाने दूंगा। नहीं राहुल, अभी नहीं, कर्जा अभी पूरा नहीं चुका है, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी कोई प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे थे एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन शिल्पा, तुम्हारी सेहत। अरे मैं ध्यान रखूंगी ना राहुल, डॉक्टर ने कहा है कि मैं काम कर सकती हूँ।
बस थोड़ी सावधानी रखनी है। प्रेगनेंसी के बावजूद शिल्पा काम पर जाती रही। उसने अपने खर्चों को और कम कर दिया, हर पैसे का हिसाब रखा। धीरे धीरे कर्जा कम होने लगा। 5 महीने की मेहनत के बाद शिल्पा ने कर्जे का आधा हिस्सा चुका दिया था, लेकिन प्रेगनेंसी में उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। एक रात राहुल रो पड़ा। शिल्पा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम सब कुछ अकेले संभाल रही हो और मैं। अरे राहुल, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस धैर्य रखो। 6 महीने बाद जब शिल्पा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, राहुल को एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी पहले से 2 गुनी। शिल्पा, मुझे नौकरी मिल गई, वो भी बहुत अच्छी। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है शिल्पा, अब तुम नौकरी नहीं करोगी बस। शिल्पा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। राहुल की नौकरी लगने के बाद उन्होंने बचा हुआ कर्जा 1 ही महीने में चुका दिया। शिल्पा ने डॉक्टर की सलाह पर नौकरी से ब्रेक ले लिया। 2 महीने बाद शिल्पा ने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया। शिल्पा, तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने अकेले पूरे परिवार को संभाला। राहुल, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो करना चाहिए था वो किया। एक दिन राहुल की माँ ने कहा, बेटा शिल्पा, तूने हमें सिखाया कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। तूने बिना घबराए, बिना किसी से मांगे अपनी अकल और हिम्मत से घर संभाला। शिल्पा मुस्कुराई। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, बेटियां पैसे नहीं मांगती, लेकिन ये जानती है कि पैसों को कैसे संभालना है। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से मैनेज करना। औरत को हीरे मोती नहीं, अपने परिवार की खुशी चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है।